मानव ने जंगल छोड़कर नदी किनारे बसना शुरू किया, कृषि और पशुपालन करने लगे। बेलन घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता बसाने लगे। इससे उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले, जो हजारों वर्षों से चल रही परंपरा से जीना चाहते हैं, जिन्हें परंपरावादी कहते हैं। दूसरे, जो परंपराओं को तोड़कर नई गढ़ना चाहते हैं, जिन्हें प्रगतिवादी कहते हैं। दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। मनुष्य मुख्यतः मांस पकाकर या मछली मारकर खाते थे। 12,000 वर्ष पूर्व कुछ आदमी फरात नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि लंबे घास हैं जिनमें कुछ बालियां निकली है। इससे पहले भी वे फल सब्जी खाते रहे थे, मगर यूं घास नहीं चबाते थे। अगर आज के हमारे भोजन का मेन्यू देखा जाए तो उसमें से अधिकतर चीजें गायब थी। न चावल, न ब्रेड, न दाल, न मक्खन। फिर भी उनका पोषण संतुलित था। चलते रहने की वजह से उन्हें कभी एक फल मिल जाता तो कभी एक जंगली हरी सब्जी, कभी कंद उखाड़ लिया तो कभी ताजा मांस खाया। हर दिन कुछ नया खाना, हर मौसम में अलग खाना। यह नहीं कि रोज चावल दाल ही खा रहे हैं। इसमें सरप्राइज रहता कि वह आखिर क्या खाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि भोजन वह मेहनत से हासिल करते, जब भूख लगती तभी खाते। जब उन्होंने नदी किनारे वह घास चबाकर देखी तो उन्हें कुछ दाने मिले। उन्होंने उसे पकाना शुरू कर दिया। आज के समय वे गेहूं और जौ कहलाते हैं, मगर उस समय वे घास थे जो नदी किनारे मैदानों में मिल जाते। क्या आप जानते हैं कि भयावह दिखने वाली अधिकांश डायनासोर प्रजातियां शाकाहारी थी? वह इलाका जो दजला यानी टिग्रिस और फरात यानी यूफ्रेटस नदी के बीच था, उस तरह की जमीन भारत में दोआब कहलाती है। आब का मतलब है जल, दोआब यानी जिसके दोनों तरफ पानी हो। ग्रीक ने इस तरह के इलाके को नाम दिया मेसोपोटामिया। पोटामिया का अर्थ होता है दरिया। जैसे हिप्पो का अर्थ है घोड़ा, हिप्पोपोटामस का अर्थ है दरियाई घोड़ा। उसी तरह मेसो का अर्थ है मध्य, मेसोपोटामिया का अर्थ है दरियाओं के मध्य। इसी तरह की उपजाऊ जमीन भारत के राजस्थान और सिंध में थी, जहां सिंधु से लेकर सरस्वती नदी बहती थी और हजारों झील थे। आज हमें ताज्जुब होगा, मगर यह रेतीला राजस्थान ही कभी भारत के फलों, सब्जियों और अनाज का प्राकृतिक केंद्र था। प्रगतिवादी किस्म के आदमी ने कहा, देखो यहाँ नदियां हैं, झील हैं, तरह तरह के जानवर पानी पीने आते हैं। हम अगर यहीं बस जाएं तो क्या बुरा है? उसे एक परंपरावादी ने कहा, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो, अगर सूखा पड़ गया तो, अगर जानवरों ने यहां आना छोड़ दिया तो हम रुकेंगे, लेकिन कहीं बसेंगे नहीं। कुछ समय यहां जमने में क्या बुरा है? तुम्हारी बात भी ठीक है। यहां गुफा तो है नहीं, हमें कुछ ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहां हम बारिश में छुप सके। हाँ, यह कर सकते हैं। हम गर्मियों और बरसात में आकर इन स्वादिष्ट घासों को पकाकर खाएंगे और इन लंबी घासों के बीच छुपकर शिकार करेंगे। ठंड में हम यहां से कहीं और निकल लेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत की बेलन घाटी में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं? इस बात की तफ्तीश आप स्वयं करें। धरती पर खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता था। जब ऐसे जगह मिल गए जहां जंगली गेहूं जौ मिलते थे, शिकार के लिए जानवर थे, तो वहां पत्थरों के बीच मिट्टी जोड़कर घर बनाने लगे। उस घर में उनका नाम नहीं लिखा होता। ये धर्मशाला या रैन बसेरा की तरह थे। जो उधर से गुजरा रुक गया। यह एक तरह की गुफा ही थी जो आदमी ने बनाई थी। जहां गुफा पहले से थे वहां उन्होंने खामखा घर नहीं बनाए, प्रकृति को नहीं छेड़ा। वे हर साल खास महीने में आते, घास के मैदानों में से अनाज चुनते और फिर जंगल लौट जाते। ऐसा करने वाले लोग अफ्रीका के उत्तर में नील नदी के किनारे आने लगे थे। यह आज के केन्या, मिस्र और इथोपिया का इलाका है। यहां से एशिया आना आसान रहता होगा, लेकिन उस समय भी खाली बैठकर दिमाग लगाने वाले लोग होंगे।
कुछ ऐसी तरकीब हो कि कहीं जाना न पड़े, बैठे बैठे भोजन मिल जाए, वह अनाज चलकर यहीं आ जाए। ऐसे लोग अपने साथ कुछ जंगली अनाज बांध कर ले आए और उसे नील नदी के किनारे गाड़ दिया। मगर वहां की गर्मी में वैसी घास उग नहीं पाई। कुछ एक दो बालियां आई भी तो उससे क्या होता। उन्होंने सोचा कि बरसात में रोपेंगे तो शायद आइडिया काम कर जाए। मगर बरसात में बाढ़ आ गई और नदी किनारे की सारी मिट्टी बहकर नई मिट्टी आ गई। उस दलदल में जब उन्होंने फिर से रोपा तो देखा कि अब कुछ घने घास उग रहे हैं। मगर दलदल में रहना मुमकिन कैसे होता। एक आदमी ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम पानी ही खींच कर ले आए। वह कैसे? हम एक रास्ता बनाएंगे जो नदी के पानी को यहां जंगल तक लेकर आ जाएगा। मगर यहां तो घने जंगल है, यहां कहां घास उगेगी। हम ये जंगल काट देंगे, मैदान बना देंगे। क्या बकवास कर रहे हो, इतने बड़े पेड़ काटकर घास उगाओगे? उनसे खाना तो आराम से मिलेगा, ये पेड़ वैसे भी किस काम के, छांव के लिए तो हम घर बना ही रहे हैं। इस तरह आदमी जंगल काटकर या जलाकर मैदान बनाने लगा, अनाज रोपकर फसल उगाने लगा और नहर बनाने लगा। 10,000 वर्ष पूर्व दुनिया के अलग अलग इलाकों में किसी न किसी नदी के किनारे पहली बार खेती शुरू हुई। एक शिकारी खाना अबदोसी मानव अब बस्तियां बनाकर रहने लगा था। पहले भी आदमी ने जानवरों का खात्मा किया था, मगर यह पहला मौका था जब मानव ने प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश की। अच्छी चीज यह हुई कि मानव भटकना छोड़कर सेटल होने लग गए और बुरी चीज भी यही हुई। होमो सैपियंस ही क्यों बच गए, बाकी क्यों खत्म हो गए? यह सवाल कठिन है, मगर इतना कहा जा सकता है कि होमो सैपियंस की बुद्धि अधिक तीक्ष्ण थी। उनमें अक्सर एक लीडर होता और योजना बनाई जाती। वे समूह में समाज बनाकर रहते और उन्होंने अपनी भाषा भी बना ली थी। उनके औजार हथियार अधिक पहने थे और उनकी आयु भी अधिक थी। यह सब तो निएंडरथल ने भी कर लिया था। हाँ, निएंडरथल का खत्म होना एक रहस्य है। ज्वालामुखी विस्फोट भी इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया में हुआ था, जबकि निएंडरथल यूरोप में थे। हिम युग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे ठंड में जीने में अधिक सक्षम थे। उनका सैपियंस से संघर्ष और अंततः सैपियंस की जीत ही अधिक संभावित लगती है। तो क्या सभी अन्य मानव प्रजातियां खत्म हो गई? एक भी नहीं बचा। हिमयुग के बाद इंडोनेशिया में एक प्रजाति बची थी। वे बौने मनुष्य हॉबिट्स कहलाते हैं। लैटिन नाम है होमो फ्लोरिसेंसिस। मगर 12,000 वर्ष पूर्व वे भी खत्म हो गए। आपने मैमथ के खत्म होने की बात लिखी, क्या उन्हें भी मनुष्य के अतिरिक्त किसी में उन्हें मारने की क्षमता नहीं थी? वे भी शीत वातावरण में जीने के लिए बने थे। उन्हें होमो सैपियंस ने खत्म किया हो, यह संभव है। यूं भी हमारे समय मानव ने कई प्रजातियां खत्म की है। यह सब बातें कितनी सच है पता नहीं। आपने लिखा कि डायनासोर शाकाहारी थे, गेहूं खाते थे। ऐसी बातें भला कैसे कही जा सकती है? यह सवाल अच्छा है। डायनासोर का जब कंकाल ही मिला तो उनके भोजन का पता कैसे लग सकता है? इसके लिए एक शब्द है कोप्रोलिथ, यानी डायनासोर के मलत्याग का जीवाश्म। वे भारत की नर्मदा घाटी से भी मिले। उनसे पता लगता है कि डायनासोर क्या खाते थे। जब कुछ आदमी जंगल जलाकर खेती करने लगे तो कुछ ने कहा, हम शिकारी बन जा रहे ही ठीक है, हम इस तरह जंगल खत्म कर खेती नहीं करेंगे। जो खेती करने लगे वे सभ्य कहलाने लगे, जो जंगल में रहने लगे वे जंगली। सभ्य लोगों की सभ्यता बनने लगी, जैसे दजला और फरात के पास सुमेर सभ्यता, सिंधु नदी के निकट बलूच इलाके में मेहरगढ़, ग्रीस के द्वीपों में मिनोअन, दक्षिण अमेरिका में नौटचिको, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता। इस तरह अन्य स्थानों पर भी खेती बाड़ी शुरू हुई। खेती के लिए औजार पहने चाहिए थे। पत्थरों को अधिक घिसकर बेहतर औजार बनने लगे, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, अनाज रखने के लिए बड़े कोठार और सबसे जरूरी चीज चक्की यानी जांत। चक्की से अनाज पीसा जा सकता था। इसी पद्धति से वह चक्की भी बनी
जिससे मिट्टी के बर्तन बन सके। वे रहने के लिए पत्थर, मिट्टी और फूस के बढ़िया घर बनाने लगे। सभ्यता के लोग खानाबदोश नहीं रहे, बल्कि एक क्षेत्र में मोहल्ला बनाकर रहने लगे। वहीं मिलकर खेती करते, अनाज बोकर फसल का इंतजार करते। उनको सुस्ता कर सोचने बतियाने का भी अधिक मौका मिलता, क्योंकि फसल आने में तो वक्त लगता। फिर कटाई के बाद अनाज एक सामूहिक गोदाम में रखा जाने लगा। इसमें जब चोरियां होने लगी या जानवर आने लगे तो दरवाजे बने, गांव घेरे जाने लगे, किलाबंदी शुरू हुई। खेती में मदद के लिए अब वे कुछ पशु पालने लगे। इससे पहले वे कुत्ते तो साथ रखते थे, मगर यूं पशुओं को बांधकर व्यवस्थित रूप से पाला नहीं था। यह खेती बाड़ी के साथ ही आया। फिर आसपास के गांवों से इन पशुओं को लेकर और खेत को लेकर कुछ झगड़े होने लगे। झगड़े हुए तो उनकी सेना बनने लगी और बनने लगे उनके राजा। राजा पहले भी सरदार रूप में थे, जब वे जंगल में जानवरों से लड़ते थे या जब निएंडरथल से लड़े होंगे, मगर अब यह लड़ाई एक होमोसैपियंस की दूसरे होमोसैपियंस से थी। दुनिया का पहला राजा कैसा होगा? क्या वह मुकुट पहनता होगा? जब आदमी सभ्य होने लगे तो जंगली लोगों से अधिक साफ सुथरे रहने लगे। उनकी एक दिनचर्या बन गई, क्योंकि उन्हें अब भटकना नहीं था। एक ही जगह रहना था, जहां पानी भी था और मैदान भी। जब वे जंगल में रहते थे तो जानवरों से छुपने के लिए पत्तों या किसी जूट जैसी रस्सी का बना कपड़ा पहनते, मगर मैदान में आकर वे सफेद सूती कपड़े पहनने लगे, धोती या लुंगी की तरह। वे सजने संवरने के लिए सीपियों या किसी शैल की माला भी पहनने लगे, बाल धोने और संवारने लगे। भले ही यह सब उन्हें पत्थर के बने कंघियों और खुरचनों से करना पड़ता। उनका सरदार, जिन्हें हम राजा कह सकते हैं, वे एक मुकुट पहनते जो कपड़ों और शैल के बीट से ही बने होते। यह आज से 6-7 हजार वर्ष पुरानी बात है। उस समय मिस्र में 2 राजाओं के बीच लड़ाई हुआ करती, पत्थर के बने बर्छी भाले से या कुश्ती से। ये ऊपरी और निचली मिस्र के राजा थे, जो नील नदी के किनारे रहते थे। ऊपर नीचे का मतलब मानचित्र का ऊपर नीचे नहीं, मानचित्र तो तब था ही नहीं। दुनिया में एक अनूठी लंबी नदी है नील, जो दक्षिण से उत्तर बहती है। उत्तर में जाकर भूमध्य यानी मेडिटेरेनियन सागर में जाकर गिरती है। इसलिए ऊपरी मिस्र यानी जहां से नील निकलती थी, निचली मिस्र यानी जहां जाकर वो समुद्र में गिरती थी। इसे समझने के लिए अफ्रीका के मानचित्र को हमें उल्टा करके देखना होगा। ऊपरी मिस्र वाले लोग सूखे रेतीले इलाके में रहते थे, निचली मिस्र वाले नदी के दलदली डेल्टा इलाके में। इसलिए दोनों के पास अपने अपने स्किल थे। 1000 वर्ष तक वे आपस में लड़ते रहे। आज से 5000 साल पहले निचली मिस्र के राजा नारमेर सफेद मुकुट पहनकर अपनी सेना के साथ निकले। उनके सामने लाल मुकुट पहने ऊपरी मिस्र के राजा थे। इस युद्ध में सफेद मुकुट की जीत हुई और राजा नारमेर ने लाल मुकुट छीनकर अपने सर पर डाल लिया। उसी दिन मिस्र एक हुआ और वहां के राजा सफेद के ऊपर लाल मुकुट पहनने लगे। यह राजा अब सिर्फ आदमी नहीं रहे, वे उनके भगवान बन गए। ऐसे कई राजा दूसरी जगहों पर भी बन रहे थे, जो भगवान बनते जा रहे थे। जब आदमी को भगवान की जरूरत महसूस होने लगी थी, चाहे वह कोई आदमी हो या कोई ऐसी शक्ति जो उनकी दुनिया चला रहा हो।